हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मियोसिस सेल डिवीज़न क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यह विभाजन की वह विधि है जिससे द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या, द्विगुणित मतलब 2n वाली एक मातृकोशिका के केंद्रक में लगातार 2 बार विभाजन के फलस्वरूप अगुणित यानी n गुणसूत्र की रचना वाली 4 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये विभाजन देख रहे हो 2 बार होती है। विभाजन कितने बार? लगातार 2 बार विभाजन इस डिवीज़न में होगा, जिसके कारण एक डिप्लॉयड सेल से द्विगुणित गुणसूत्र वाली कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं जिनमें अगुणित या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, जिसके कारण इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि क्रोमोसोम संख्या जो है वो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में घट रही है, बढ़ नहीं रही है, क्योंकि 2n से n होना कम हो जाना, जिसके कारण इसको न्यूनकारी या रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। तुम लोगों को अगर पूछेगा कि रिडक्शनल डिवीज़न क्या है तो मियोसिस लिखोगे। अर्धसूत्री विभाजन को रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। अब ये जो कोशिका विभाजन है वो एक विशेष प्रकार का विभाजन प्रक्रिया है जो जनन अंगों में यानी गोनाड्स में जो लैंगिक सेल्स है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें ही यह क्रिया होती है और अन्य कोशिकाओं में नहीं होती है, जिसके कारण इसको गैमेटोजिनोसिस, क्योंकि ये जो सेक्सुअल सेल्स है, जो लैंगिक कोशिकाएं हैं, वो इस क्रिया द्वारा गैमिट्स का निर्माण करते हैं। मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर का आधा होना ज़रूरी है। और चूँकि इससे गैमिट्स का निर्माण होता है इस कोशिका विभाजन द्वारा, इसलिए इसको गैमेटोजिनेसिस भी कहते हैं। तो मियोसिस में अभी हम लोग देखें कि 2 बार लगातार डिवीज़न होता है, 2 बार विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए मियोसिस को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 बार विभाजन होगा। तो मियोसिस 1 को हम लोग और भी एक नाम से, मेन जो एक्चुअल जो रिडक्शन होता है, एक्चुअल जो क्रोमोसोम संख्या में कमी आती है, वो मियोसिस 1 में ही। तुम लोगों को क्वेश्चन में आता है कि किस में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी होगी, मियोसिस 1, मियोसिस 2, 4 ऑप्शन रहेगा। तो मियोसिस 1 में इसमें रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम संख्या में, ध्यान रखोगे। और माइटोसिस जो है वो मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसा ही होगा, जैसा हम लोग समसूत्रण विभाजन में, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जितनी है मातृ कोशिका में उतनी ही बनी रहेगी। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं। अगर मियोसिस 1 और मियोसिस 1 में क्या होगा, मातृ कोशिका में अगर 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 2n है, तो पुत्री कोशिका में कितनी हो जाएगी? nn, मतलब आधी हो जाएगी मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 में क्या होगा? अब यहाँ से जो n कोशिका बनी है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली कोशिका में फिर से दोबारा डिवीज़न होगा, तो इनसे क्या होगा? n क्रोमोसोम वाली ही फिर पुनः कोशिकाएं बनेंगी। तो होल मियोसिस को हम लोग इस प्रकार दिखा सकते हैं। 2n जो है मातृ कोशिका से n वाली कोशिकाएं बनी, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली, और फिर इन दोनों में मियोसिस 2 हुआ, और मियोसिस 2 के बाद इससे 2 और इससे 2, यानी कि 4 कोशिकाएं बनी। और चारों में कैसा होगा? हेप्लोइड यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो मियोसिस होल प्रक्रिया यही है। तो मियोसिस जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले कोशिका इंटरफेज में होती है, क्योंकि हम लोग जाने इंटरफेज के बाद ही इंटरफेज में कोशिका अपने आप को तैयार करती है। तो इंटरफेज कंप्लीट करके मियोसिस 1 में जब पहुंचती है कोशिका, तो मियोसिस 1 का भी 2 पार्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, क्योंकि पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद
साइटोप्लाज्म विभाजित होगा। तो मियोसिस वन कैरियोकाइनेसिस में भी इसके प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन अवस्था से गुजरेगा, जैसा हम लोग माइटोसिस में या समसूत्रण विभाजन में देखे थे। लेकिन और आगे हम लोग प्रोसेस एक बार देख लेते हैं, इसके बाद इधर का प्रोसेस में आगे चलेंगे। तो मियोसिस वन के बाद एक छोटा सा और इंटरफेज आता है जिसको कि एंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ये मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच का छोटा सा विश्रामावस्था है, शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए होता है, जिसमें पुनः कोशिकाएं अपने आप को मियोसिस टू के लिए विभाजन के लिए तैयार करती है। तो आगे हम लोग मियोसिस वन के बारे में देखेंगे। मियोसिस वन में जो कैरियोकाइनेसिस वन होगा, मियोसिस वन का जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसको कैरियोकाइनेसिस वन और मियोसिस साइटोकाइनेसिस वन से हम लोग इसको दिखाएंगे। तो कैरियोकाइनेसिस वन को 4 फेज में बांटा जा सकता है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रोफेज अवस्था समसूत्रण में या माइटोसिस में भी हम लोग देखे थे कि प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। यहाँ भी प्रोफेज अवस्था जो है वो लंबी होगी, लॉन्गेस्ट फेज है ये। तो इसको 5 भाग में बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। इसको तुम लोग ऐसे लेजी पा दीदी ऐसे भी याद कर सकते हो। लेप फॉर लेप्टोटीन, जी फॉर जाइगोटीन, पैचिटीन को पा से पैचिटीन और दीदी डिप्लोटीन डाइकेनेसिस। लेजी पा दीदी से इसको तुम लोग अपना स्टेप याद कर सकते हो। तो प्रोफेज वन जो लॉन्गेस्ट फेज है उसमें हम लोग 5 सब फेज देखे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आता है इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन का जो लेप्टोटीन है, लेप्टो मीन्स क्या होता है, थिन, पतला, और लेप्टोटीन को लेप्टोनेमा भी बोलते हैं। तो नेमा मीन्स थ्रेड, धागा। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन नेटवर्क जो इंटरफेज के समय में रहता है वो अब क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम का धागा, पतला धागा जैसा रचना बन जाता है। तो यहाँ पे मेन चेंज यही होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कॉन्डेंस होके पतला धागा जैसा रचना बना लेता है, अलग अलग होके। जैसे हम लोगों का ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनता है, तो यहाँ पे 23 पेयर्स ही बनेगा ह्यूमन बींग्स में, मानव में। लेकिन अलग अलग जाति में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर बनाएगा क्रोमेटिन नेटवर्क से। तो यहाँ पे हम लोग दो पेयर को ही लेके आगे बढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या देखें कि क्रोमोसोम का निर्माण हो गया पतला धागा के रूप में। ये लेप्टोटीन का पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। नेक्स्ट जो स्टेप है जाइगोटीन। तो यहाँ देखोगे कि ये एक मैं फादर का दिखाई हूँ और एक पेयर मदर का क्रोमोसोम को दिखाई हूँ, क्योंकि किसी भी कोशिका में 23 पेयर्स में 23 जो है वो फादर का, 23 मदर का। तो यहाँ पे हम लोग एक एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिए हैं, जिसमें से ये एक पेयर फादर का और एक एक पेयर मदर का। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि मातृकोशिका और मातृगुणसूत्र और पितृगुणसूत्र मतलब फादर और मदर क्रोमोसोम जो है वो एक साथ, यहाँ देखो दोनों अलग अलग थे, ब्लू और पिंक से दिखाई हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्लू और एक पिंक, मतलब जोड़ा बनाएंगे। बाकी चीज़ में देखो चेंजेस अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। न्यूक्लियोलस वैसे ही बना हुआ है, केंद्रिका जो है वो अभी कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहा है। सेंट्रियोल अपने जगह पे है। परिवर्तन अभी कहाँ आ रहा है, सिर्फ क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। इसको मेन जाइगोटीन को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मदर और फादर का जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो एक साथ पेयर करते हैं। तो ये जो जाइगोटीन है वो पेयरिंग के लिए, जाइगो मीन्स पेयर और नीमा मीन्स थ्रेड। तो थ्रेड जो है वो पेयर करता है, जिसको कि होमोलोगस पेयर, ये जो पेयर बनाया इसको होमोलोगस पेयर
ये जो दो मिल के पेयर बनाया उसको होमोलगस पेयर भी बोलते हैं, या बाइवेलेंट भी बोलते हैं, या साइनेप्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखें कि जाइगोटिन का मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन विशेषता क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर करेंगे। फादर और मदर का से आया हुआ जो क्रोमोसोम है वो जोड़ा बनाते हैं। नेक्स्ट आता है पैकिटिन। पैकिटिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक प्रक्रिया है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो देखो तुम लोग, ये जो क्रोमोसोम था ये अब अपने अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स में आ गया है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स, इसका दो क्रोमेटिड्स, ये इसका दो क्रोमेटिड्स, इसका दो क्रोमेटिड्स अब बन गया है। तो जो एक ही क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे ये ग्रीन वाला को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं दोनों, उनको आपस में क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो एक पिंक वाला और एक ग्रीन वाला, मतलब एक फादर और मदर, ये दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दोनों चीज़ देखोगे, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पैकिटिन अवस्था में न्यूक्लियोलस में या केंद्रिका में कोई चेंज नहीं है। न्यूक्लियर झिल्ली में कोई चेंज नहीं है, न्यूक्लियोलस में कोई चेंज नहीं है, सेंट्रियोल वैसे ही रहेगा। चेंज कहाँ आएगा, तो क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या होगा, और भी गुणसूत्र जो है वो और कॉन्डेंस होके मोटा धागा जैसा रचना बनाएंगे, क्योंकि पैकी का मतलब ही होता है थिक। थिक मीन्स मोटा, और नीमा मीन्स थ्रेड। तो थिक थ्रेड और भी मोटे हो जाएंगे, और भी घने हो जाएंगे, और स्पष्ट दिखने लगेंगे। और क्या होता है कि ये जो दो क्रोमेटिड्स में, यहाँ पे अभी क्रोमेटिड्स में नहीं बना था, यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स बना लेंगे। दोनों अलग अलग क्रोमेटिड्स एक साथ सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहेंगे। और यहाँ का जो मेन घटना है क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, यहाँ देखो, एक पिंक वाला मतलब एक फादर वाला और एक मदर वाला एक दूसरे को क्रॉस किया है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब इसका और इसका, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से जिस पॉइंट पर, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, क्रॉस करके ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ अभी टूट गया है और ये इसके साथ टूटा, ऐसा नहीं है। तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, जिस पॉइंट को क्या बोलते हैं, काइज़माटा। और या जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। एक दूसरे को क्रॉस किए हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉस करने के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। यहाँ का क्रोमोसोम इसके साथ चला जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ चला जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है पैकिटिन का। और ये पूरे मियोसिस का इम्पोर्टेंट घटना है, जिसके कारण क्या आता है, वेरिएशन, विभिन्नता आता है। और इस विभिन्नता के कारण बड़े चेंज होते हैं, जिसको कि इवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, केंद्रिका झिल्ली। अब देखो, अभी तक केंद्रिका झिल्ली और न्यूक्लियोलस या केंद्रिका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पैकिटिन अवस्था में ज्यों का त्यों थे, लेकिन अब क्या होगा, केंद्रक झिल्ली जो है वो विलुप्त होने लगेंगी, और केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो है वो भी विलुप्त होने लगेगा। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को, दोनों को धक्का देके अलग अलग करके टूटना चाहेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट से अभी भी जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ जो सेंट्रियोल था वो दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देंगे, और एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर द्वारा एक दूसरे से एस्ट्रल रे बनाएंगे और एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पैकिटिन में, डिप्लोटिन में क्या देखें कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब विलुप्त होने लगा, मेन इसका वो है। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा,
यहाँ तक पूरा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, केंद्रक झिल्ली जो है वो पूरा ही विलुप्त हो जाएगा। न्यूक्लियोलस पूरा ही केंद्रिका जो है वो पूरा विलुप्त हो जाएगा और सेंट्रियोल जो है वो विपरीत ध्रुव के करीब पहुंच जाएंगे और एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम में क्या होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए रहेंगे। तो इस स्टेज को टर्मिनाइजेशन स्टेज भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ तक जो प्रोफेज का अवस्था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग मेटाफेज 1 में देखेंगे। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जैसा हम लोग माइटोसिस में देखे थे, ये जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को इक्वाटोरियल प्लेन में अरेंज कर लेगा। देखो यहाँ पे सेंट्रियोल दोनों ध्रुव पे चले गए हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब एकदम गायब है और ये जो चारों क्रोमोसोम है वो अरेंज कर लिए हैं खुद को इक्वाटोरियल प्लेन में और ये चारों अपने अपने सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पे आगे भी माइटोसिस में भी हम लोग देखे थे कि ये यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा घना और मोटा हो जाता है, जिसके कारण ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है और ये बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम स्टडी के लिए। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे देखो चार क्रोमोसोम जो है वो चारों इक्वाटोरियल प्लेट से, अब हम लोग माइटोसिस में देखे थे कि यहाँ से जो सेंट्रोमियर है वो बट जाता था, डिवाइड हो जाता था और 4 क्रोमोसोम यहाँ और 4 यहाँ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये क्रोमोसोम आपस में अभी तक जुड़े हुए थे, तो 2 क्रोमोसोम आपस में अलग होंगे और ये एक जोड़ा क्रोमोसोम जो है वो इधर जाएगा और पोल पे, और एक जोड़ा इस पोल पे एनाफेज में स्पिंडल के खिंचाव के कारण अपने अपने पोल पे दोनों 2 विपरीत पोल पे चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे देखोगे कि क्रोमोसोम का जो नंबर है 4 था और अब कितना दिखाई दे रहा है दोनों ध्रुव पे, 2-2। और ये जो टीलोफेज होगा उसमें, नेक्स्ट जो टीलोफेज होगा उसमें देखेंगे कि 2 ही क्रोमोसोम इस यहाँ बनेगा, 2 क्रोमोसोम इस केंद्रक में जाएगा। तो यहाँ से देखो क्रोमोसोम जो है वो 4 से कितना में चला गया, 2 में। तो यानी 2n से n में जो होता है वो यही एनाफेज स्टेज में होता है। इसलिए ये फेज बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पे रिडक्शन, एक्चुअल रिडक्शन जो है क्रोमोसोम का वो यहीं होता है। ध्यान से देखो, यहाँ 4 क्रोमोसोम था, यहाँ पे अब जो कोशिका केंद्रक बनेगी उसमें कितना क्रोमोसोम जा रहा है, 2 क्रोमोसोम। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। इसके बाद क्या है, एनाफेज के बाद जो है वो ये शॉर्टेस्ट फेज है और इसके बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है हम लोग आगे भी देखे हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है वो फिर अपना नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज हो जाता है और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली फिर से अपना बन जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरह से केंद्रक जो है वो 2 में, 1 से 2 में बट गया और यहाँ टीलोफेज स्टेज कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ, प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज हो गया। तो इस तरह से 2 क्रोमोसोम, 2 न्यूक्लियस केंद्रक बना और दोनों में 4 क्रोमोसोम हम लोग लेके चले थे, तो दोनों में कितना क्रोमोसोम अभी है, 2-2 क्रोमोसोम हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग इसका आगे का जो प्रक्रिया है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 यानी मियोसिस 2 डिवीज़न जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।